PTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है और सारी नज़रें कोयटा बल्कि बलूचिस्तान पर उसके सियासी बहरान पे थी कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अपोजिशन ही नहीं ख़ुद बाप की पार्टी मुत्तहद हो रही थी कि बुध और जुमेरात की दरमियानी शब बड़ा ज़ोरदार यानी कोई 5.9 कहाँ कहते हैं रिकॉर्ड हुआ ज़लज़ला आया। इससे पहले भी बलूचिस्तान में कई ज़लज़ले आए हैं और सैकड़ों लोग इसमें हलाक हुए हैं, हज़ारों घर मुंदमिन हुए। लेकिन हरनाई जो कोयटा से तकरीबन कोई 5 घंटे के फासले पर है, वो उसकी शिद्दत इतनी थी कि तिजारती सरकारी इमारतें भी गिरीं और उसके साथ 100 ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जो कच्चे घर हैं मुनहदिम रह गए। हलाकतों के बारे में बतदरीज आ रहा है कि पहले 10 फिर 15 फिर 20 और इससे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन शदीद ज़ख्मियों की हालत तकरीबन 100 से ज़्यादा है। और क्योंकि ये इलाका वैसे तो बलूचिस्तानी पसमानदा है, लेकिन हरनाई का इलाका बहुत ज़्यादा दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाका है। वहाँ पर जब ये हादसा सानिया हुआ, इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचने में वक्त लगा और टॉर्च की लाइटों में लोगों को देखा जा रहा था कि वो किस तरीके से जो हैं वो उनको देखा जाए। और शायद बेशुमार हलाकतें इसलिए हुई कि उन तक फौरी बर वक्त एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी। हाँ, ये ज़रूर है कि सुबह तक फिर फ़ौजी जवान भी पहुँचे, मीडिया भी पहुँचा, बाद में चीफ मिनिस्टर भी पहुँच गए, लेकिन अभी तक सूरत हाल काबू में नहीं है। हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कोई तकरीबन कुछ ही देर बाद यानी चंद घंटे बाद वहाँ पहुँच गई थी। जी बुशरा, जब आप हरनाई पहुँची तो पहला मंज़र आपने क्या देखा? क्या आपको लग रहा था कि फ़र्स्ट एड उन लोगों को मिल चुकी है? ग़ालिबन 3-3:30 बजे वाक़या सानिया हुआ, तो आपके पहुँचने के बाद इमदादी टीमें काम करते हुए आपने देखी? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, 100 से ज़ायद मकानात और इमारतें ऐसी हैं जो मुनहदिम हुई। बड़ी तादाद में घर ऐसे भी हैं कि जिनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। जो लोग हैं मुतासरीन, हम देखते रहे कि सारा दिन वो मुंतज़र रहे कि कोई आएगा और इंतज़ामिया की जानिब से उनके घर की सूरत हाल को देखेगा और उसके बाद कोई ऐसी यकीन दहानी करवाएगा कि उनके घर की दोबारा से तामीर करवा दी जाएगी या उनके घरों में जितना भी नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा। लेकिन आज जो मुतासरीन हैं वो राहें ही तकते रह गए, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि NDMA से भी बात हो गई और PDMA भी जो है वो मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रहा है। लेकिन PDMA की जानिब से मुतासरीन की बहाली के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसमें उन्हें टेंट फराम किए जा रहे हैं, गर्म कंबल हैं, खुश्क खुराक जो हैं उनके सेट बनाए गए हैं वो फराम किए जा रहे हैं, साथ ही पानी की टंकियाँ हैं, लेकिन उनकी मुस्तकिल रिहाइश के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। अच्छा बुशरा, अब क्या सूरत हाल है? यानी क्या यकीनन मैंने कहा ना 5 घंटे का फासला, वो भी बलूचिस्तान की जो सड़कें हैं, और फिर उनको बेशतर ज़ख्मियों को वहाँ ले जाया जा चुका होगा, यहाँ शायद कैंप भी लगा दिए जाए होंगे। क्या आप ये समझती हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर जो मौजूद लोग थे जो शदीद मुतासर हुए उनको इब्तदाई फ़ौरी इमदाद देने के लिए, उन्हें कोयटा मुंतकिल करने के लिए उस काम से मुतमईन हैं? और मैं फ़ौजी जवानों को तो देख ही रहा था कि वो वहाँ काम करते दिखाई दे रहे हैं। जी मुजाहिद साहब, जब सुबह हम हरनाई के इलाके में आए तो हमने यहाँ सूरत हाल देखी कि हर गली मोहल्ले में जो है 10 से 12 मकानात ऐसे थे जो ज़लज़ले की ज़द में आकर या तो उनमें गहरी गहरी दरारें पड़ गईं या फिर पूरा मकान जो है वो मुनहदिम हो गया, जिनके तले दबकर जो है 20 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, जबकि 200 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। घरों की हालत के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त भी घरों की जो हालत है वो इंतहाई ख़राब है। घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, दरवाजे बाहर निकल आए हैं, खिड़कियां जो हैं वो भी टेढ़ी हो चुकी हैं और घर के जो मकीन हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं। और सूरत हाल जो है वो सुबह से लेकर अब तक जूं की तूं है, कोई भी इसमें बदलाव जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। जो लाशें हैं वो तमाम की तमाम जो मलबे तले से निकाल ली गई हैं, जो ज़ख्मी हैं उन्हें भी निकाल कर पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया और जिसके बाद कोयटा मुंतकिल किया गया और शदीद नौयत के जो ज़ख्मी थे उन्हें ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी फर्दर ट्रीटमेंट का सिलसिला जो है वो भी अभी जारी है। शुक्रिया बुशरा। देखें आप, हमारी ब्यूरो चीफ जो हैं 5 घंटे का फासला तय करके यानी अलग सुबह बल्कि निकल गई थी और फिर वहाँ पहुँची और सारा दिन उसकी रिपोर्टिंग करती रहीं और अभी तक सूरत हाल जैसा कि आपने सुना कि कितनी गंभीर, कितनी संगीन होगी कि ख़ास तौर पर रात के आखिरी पहर में जब ये ज़लज़ला आया होगा।
और अब कोयटा से ज़रा मैं तो पेशावर चलना चाहता था कि जहाँ जाकर मैं ये मालूम करूँ कि जो तालिबान काबुल में आए हैं और उसके असरात पेशावर और उसके इतराफ़ में क्या पड़ रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको पेशावर ले चलेंगे। जी हाँ, पेशावर में हूँ और मैं जाना चाह रहा था तोरखम। तोरखम से बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि पेशावरियों से पूछूं, जो खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है, कि ये जो काबुल में जो तालिबान आए हैं क्या नए तालिबान हैं। और आपको इल्म है कि रूसी अफवाज के बाद जब बहुत बड़ी तादाद में 90 की दहाई में अफ़गान मुजाहिदीन और महाजरीन डेवलपमेंट के इस तरफ और उस तरफ आमद रफ्त हुई, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पेशावर पड़ा। ये पेशावर शहरी है जहाँ तालिबान की क़यादत भी मौजूद होती थी, अल-कायदा की क़यादत भी मौजूद होती थी, मुजाहिदीन का दौर गया, फिर एक लगता था कि कुछ सुकून आ गया, लेकिन फिर 9/11 हो गया। 9/11 के बाद एक नई तारीख़ शुरू हुई। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी और उस वक्त फिर एक तालिबान उभर कर आए। जी हाँ, तालिबान ने कोई 1996 से उनका क़याम हुआ। उन्होंने 4-5 साल हुकूमत की, लेकिन अपनी हुकूमत में जो कुछ किया शरीयत के हवाले से, उसके बाद फिर मदाखलत हुई। तो एक पूरी तारीख़ है अफ़गानिस्तान की। अब जो तालिबान आए हैं, ये क्या नए तालिबान हैं? इनकी नई सोच है? इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये बताएं, ये जो अभी आ रही है खबर, अभी तो बाकी आप भूल जाएं, सबसे ज़्यादा पेशावर मुतासिर हुआ, केपी हुआ इस जंग से, बाकी जगह भी बिगड़ा। अब जो आए नए तालिबान कहते हैं नए बदले हुए लोग हैं, ऐसे बदले हुए हैं? माशाल्लाह बिल्कुल इस दफ़ा बदले हुए हैं और माजी से उन्होंने सबक भी सीखा है। और इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह अफ़गानिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन है और ये दुनिया को साबित करके दिखाएंगे कि वाकई हम अमन पसंद लोग हैं और कुरान और सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह इस पे ज़रूर वो अमल करेंगे। हाँ जी, मैंने सोचा ज़रा पेशावर आऊँ, शिनवारी साहब यहाँ मिल गए, तो मैंने इनसे पूछा ये नए तालिबान है पुराने तालिबान? कहते हैं नहीं, ये बदले हुए तालिबान है। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे आदमी है, सहाफ़ती बैकग्राउंड है, आप क्या कहते हैं? आप तो भी पूछूंगा अभी। हाँ बिल्कुल, ये शिनवारी साहब ने जो बात की है कि जो 90s के और जो पहला दौर था तालिबानों का, तो ये तालिबान उससे काफ़ी मुख्तलिफ है और उनकी सोच भी उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। ये काफ़ी अच्छाई की तरफ ये लोग जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्लाहात की तरफ भी जा रहे। अभी भी उनके जो नायब वज़ीर आज़म है जो भी था, उसने बयान दिया है कि हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और हम दुनिया के साथ मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं और हर मसले पर बात करना चाहते हैं दुनिया के साथ, लेकिन हमें साथ लेकर वो लोग चले। तो इन जो मौजूदा तालिबान है, इनके रवैये में वो पिछले तालिबान की निस्बत काफ़ी फ़र्क है और काफ़ी बदला हुआ रवैया है। जो ये क्या बात है शिनवारी साहब, जितने सारे तालिबान पश्तो नहीं हैं, लेकिन जो तालिबान है वो पश्तो हैं, बाकी उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा ये बहुत कम है, क्या वजह है? ऐसी तो कोई वजह नहीं है। अगर आप देखें तो अल-कायदा जो थी ना, उसमें ज़्यादातर जो अरब ममालिक से जो लोग थे ना, तो वो ज़्यादातर थे। और जब ये वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म ने जो कहा था कि तालिबान जो उधर के तालिबान और इधर के जो है वो सारे पुश्तून है और हकानी भी तालिबान का एक कबीला है, तो हकानी तालिबान का बिल्कुल कोई पुख्तूनों का कोई कबीला नहीं है। हकानी असल में जो इधर वो मदरसा है कोड़ा खटक, तो ज़्यादातर यहाँ से जो है उन लोगों ने दीनी तालीम
तालीम हासिल की थी, तो वो उसी मदरसे की वजह से उसके अपने नाम के साथ हक्कानी लिखते हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पुख्तूनों का एक कबीला है, लेकिन असल में ये पुख्तूनों का कोई कबीला नहीं है, और सिर्फ इस मदरसे की वजह से वो अपने नाम के साथ हक्कानी लिखते हैं। लेकिन ये जो हक्कानी है, माज़रत के साथ अभी तो सब माशाल्लाह ने अच्छी हरी अच्छी कत्थई किस्म की सफ़ेद पगड़ियाँ हैं, साफ़ व शफाफ कपड़े हैं, जूते हैं कहते। लेकिन हक्कानी नेटवर्क ने तो बाकायदा एक स्कूल खोला था जहाँ बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जो खुदकश हमले धमाके हुए एक साल में 56, 57, 58 हुए ना, अब कोई कहता है ये अफ़गानी तालिबान थे, कोई कहता है ये पंजाबी तालिबान थे, नाम तो तालिबी था ना। ये फ़र्क कहते हैं समझे, अफ़गानी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, पेशवाई तालिबान। शनवारी साहब, आपके भी लोग भी शामिल होंगे उसमें? नहीं, हम तो हमारा जो ईमान है, अकीदा है, वो ये है कि हमारे लिए वो तालिबान, वो मुजाहिदीन जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, वो काबिल कबूल हैं। उनको हम अच्छे लोग भी कहते हैं, अच्छे मुजाहिदीन भी कहते हैं, अच्छे तालिबान। और जिस चीज़ की नफ़ी इस्लाम या दीन करता है तो हम भी उसके ख़िलाफ़ हैं। माशाल्लाह जो मौजूदा हुकूमत बनी है या शूरा बनी है अफ़गानिस्तान में, तो उम्मीद करते हैं कि ये दुनिया को दिखाएंगे, और जिस तरह असहाबा कराम ने दिखाया था। मुझे बताइए, अफ़गानी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, ये तालिबान, इनमें क्या फ़र्क है? यह तालिबान में कुछ भी फ़र्क नहीं है। ये तालिबान वैसे ही नाम दिया गया नहीं था। तो ये हमले कौन करते थे? ये जो इनके तर्जमान कोई मुस्लिम खान, कोई एहसान खान, फला फला कहते नहीं थे हमने ये हमला किया, इतने लोग मारे गए, करा तो ना। वो तो आप खुद देखते हो और आप खुद जानते भी हो, और हमारा हुकूमत भी यही कह रहा है कि ये सारे जो था ये इंडिया जो ऐसा भी हर बात पे तो इंडिया पे ना डालो यार, ऐसा भी ज़्यादा। वो खुद कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, मुस्लिम खान, एहसान खान, उनका खुद कह रहे हैं, उसका तो वाक़ई कहता है मैंने नहीं किया है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हमारी हुकूमत कहती है, सारी दुनिया कहती है, सबूत भी है हमारी हुकूमत के पास के इसमें। अभी देखो, एक अच्छी बात ये थी, जब जंगें ख़त्म होती थी तो उसके बाद कहते थे हाँ जी हमसे कोई गलती हुई, माफ़ी मांगो। अभी जो काबुल के तख्त पे बैठे हैं उनको ये तो करना पड़ेगी कि अगर बेगुनाह लोग तालिबान पे न मारे गए, हम उस पर माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं। ये करेंगे नहीं करें? आप सोच में पड़ गए। चले, मैं अभी मेरे देख रहा हूँ कि हमारे ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफज़ई आए हैं। ये जो अभी कोई पेशावर पे इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है? अभी इनफैक्ट ये जो 15 अगस्त के बाद की जो डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान में, उसका असर अभी तक नहीं पड़ा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। जाहिर सी बात है कि जब एक बड़ी तादाद में जब अफ़गान माजरीन का यहाँ पर आना शुरू होगा तो फिर लाजिम बात है, जैसे हमने आज से 28-30 साल पहले देखा कि पिछले 25-30 साल से हम जो है वो मेज़बानी कर रहे हैं जो हमारे अफ़गान माजरीन भाई हैं उनकी, और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान के में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में फिर सबसे ज़्यादा उसका असर जो है वो पेशावर के ऊपर पड़ता था, इसलिए कि मरकज़ी शहर है, दारुल हुकूमत है इस शहर का, और जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर उसका असर पड़ना इसलिए भी ज़्यादा जो है वो वाज़ेह नज़र आता है कि लोग बड़ी, एक तो करीब है काबुल से, ये लंडी कोतल से पेशावर करीब है, तो ज़्यादा बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पर हमने देखा कि उस सालों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर किराए बढ़े, घरों के किराए बढ़े, फिर महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, फिर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को रोज़गार के मौके जो है वो मिलना बड़े जो है कम हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो माशी मसाइल भी सहे हैं इस दौरान में। लेकिन बहरहाल पिछले 28-30 साल से हम 3 दहाइयों से मेज़बानी कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि वहाँ पर हालात बेहतर हों तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए कि अब वो सूरत हाल नहीं है कि जो आज से 28-30 साल पहले थी कि जब एक कमाता था और 5 लोग खाते थे। अब वो सूरत हाल है इतनी महंगाई में कि 5 लोग भी कमाएं तो एक घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े रिक्शे हैं यहाँ पर। सर कितने अरसे बाद बैठे हैं आप रिक्शे में? मैं तो कराची में बैठता हूँ। अच्छा भाई, ये है कि अगर रिक्शा में बैठो ना तो बाहर निकलते हो, अल्लाह का शुक्र है, तो वो समझते हैं बेरोज़गार हो गया। गाड़ी बड़ी असल में जब से यहाँ पर ये BRT बनी है ना, तो थोड़ा सा इनका काम मुतासिर हुआ है। उसकी वजह ये है
कि पेशावर के मेन सिटी से लेके कारखानों मार्केट तक या हैदराबाद तक मुख्तलिफ जो स्टॉप्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता था और आना जाना लोगों का बहुत आमदोरफ्त होती थी। लेकिन ये BRT की वजह से ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। तो बहरहाल रक्शे वालों से हमारी अक्सर कभी कभार बात होती है तो वो यही बताते हैं कि हमारा काम काफ़ी अच्छा, ये पहले अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्ट बहुत आई थी, काबुल से आई थी, और यहाँ हमारी वाइट वहाँ पीली गाड़ियाँ चलने लगी थी। वो गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, फिर वो टैक्सी के तौर पर यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ करती थी। और ये पेशावर का रेलवे स्टेशन है। और अब देखिए रेलवे स्टेशन का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। पेशावर का रेलवे स्टेशन, और एक बात है पेशावर का एयरपोर्ट भी करीब है। अब जो एक तवील अरसे बाद तालिबान आए हैं, और आने के बाद कहा यह जाता है कि ये नए तालिबान हैं। नए तालिबान के इस दौर में क्या क्या चेंजेस आई, मैंने सोचा कि अब पेशावर भी एक ज़माने में बड़ा कंजर्वेटिव होता था, ख़ास तौर पर सहाफ़त के शोबों में बहुत कम ख़वातीन हुआ करती थीं, लेकिन अब माशाल्लाह न सिर्फ ख़वातीन बहुत नुमायाँ हैं बल्कि वो काबुल भी जाती रहती हैं, सारी दुनिया की भी रिपोर्टिंग करती हैं, और पेशावर जैसे शहर में भी अब बाकायदा रिपोर्टिंग करती हैं। मेरी फरजाना जो हैं वो ब्यूरो चीफ़ हैं आज टेलीविज़न की। अस्सलाम वालेकुम फरजाना बीबी, कैसे ठीक पैसे से काबुल आप जो हैं वो ग़ालिबन 2011 से जा रही हैं, यानी अमन के दौर में भी गई, अमन भी मैं कहूँगा कि सो कॉल्ड हम कहेंगे, और फिर अभी बाद के बरसों में भी जाती रहीं। एक इशू उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है कि ये नए तालिबान पुराने तालिबान से मुख्तलिफ हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से ये अलग होंगे। सर मैं नहीं इससे ज़्यादा आप कहें कि एग्री करती, क्योंकि मैंने जो जाके देखा तो उसमें मुझे ये लगा कि कम्युनिकेशन गैप है और फ़र्क है उस तालिब का, वो जो दुनिया से बात कर रहा है, जो दोहा में बैठा हुआ है, उस तालिब का जो अब काबल आ गया है, या फिर जो कंधार में बैठा है, जो फिर नंगरहार में बैठा है, और उस तालिब का वो जो सड़क पे खड़ा है एक हथियार हाथ में लेकर। सोच बहुत मुख्तलिफ है। शायद जो लोगों को वो पैगाम देना चाहते हैं, जो मैंने आपको मिसालें दी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे हैं, उन्होंने तय ये किया हो कि हाँ दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या उनके साथ चूँकि चलना है तो हम ये बात कर लें, लेकिन ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए न तैयार है, और ना उसकी वो जहनी सोच या आप कहें कि वो जहन उसका बदला है। वो आज भी हमसे यही पूछ रहा था कि आप एक नामहरम के साथ कैसे सफ़र कर रही हैं, जबकि आप तो मुसलमान हैं। गैर मुस्लिम से शायद वो ये सवाल नहीं पूछते होंगे, लेकिन हमसे उन्होंने ये सवाल पूछा कि आप मुसलमान होकर आप कैसे अपने महरम के बग़ैर सफ़र कर रही हैं। और दूसरी ये चीज़ कि मैं जब वहाँ पर ख़वातीन से मिली, बच्चियों से मिली, स्कूलों के अंदर गई, कुछ नर्सों से मेरी रोड पे मतलब वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी दिनों बाद आज घर से निकले हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपना हुलिया बदला हुआ था, मैंने भी अबाया ली हुई थी, स्कार्फ़ लिया हुआ था, उन्होंने भी अबाया ली हुई थी, स्कार्फ़ लिया हुआ था, और अच्छी तरह अपने आप को ढांपा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं जब 2014 में आई थी तो आप ठीक है सर ज़रूर ढांपते थे, लेकिन मॉडर्न लुक होती थी आपकी। उन्होंने कहा नहीं अब मुश्किल हो गया है। फिर मैं स्कूलों के अंदर गई, वहाँ पर जो टीचर्स थी ख़वातीन, उनसे मैंने बात की। 6ठी तक उस वक्त स्कूलें खुले थी, आज भी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अलाउ किया गया है कि वो आके अपने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको डिस्कस करें। लेकिन जब मैं स्कूलों के अंदर गई और मैंने उनसे कहा कि कैमरे पर बात करनी है ख़वातीन टीचर से, तो उसने कहा नहीं आप वैसे ही बात कर लें। तो मैंने उनसे पूछा कि ज़िंदगी बदली? उन्होंने कहा कि बिल्कुल बदल गई। मैंने कहा ये कह रहे हैं आपका सवाल
कि वो बदल गए हैं। उन्होंने कहा आपको बदलाव नज़र आया? मुझे तो नहीं आया। अच्छा, फिर मैं घर के अंदर ख़वातीन से मिली, क्योंकि एक वो सेंस होता है ना कि आप हर लेवल पे लोगों को जांचें, उनकी सुने। मैंने जब घर के अंदर औरत से बात की और उससे मैंने कहा कि तुम्हारी तो बड़ी सिंपल सी लाइफ है, 15 अगस्त के बाद घर से निकली हो? उन्होंने कहा एक दफ़ा निकली। ये बदल गए हैं, आपको कैसे लगा? उन्होंने कहा मैं नहीं मानती। तो जब आपको उधर अंदर फिर आपने देखा कि हमारा आखिरी दिन था, जब हम वापस आ रहे थे तो हमें इत्तला मिली कि एक मुज़ाहिरा हुआ है ख़वातीन का, वो निकली है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने वहाँ पे जो वीमेन मिनिस्ट्री थी, जब मैं काबुल में शारनो के उस पार्क में जा रही थी जहाँ पर के IDPs लोग आए हुए थे मुख्तलिफ़ सूबों से, तो वहाँ पे रास्ते में मैंने वो वीमेन मिनिस्ट्री देखी जहाँ पर 2014 में जब मैं गई तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन, पोटेंशल ख़वातीन, जो दूसरी घर बैठी हुई ख़वातीन को छोटे कर्ज़े देकर एक पार्क उन्होंने बनाया हुआ था। वहाँ पे सारी ख़वातीन के लिए अरेंजमेंट थी। ख़वातीन की दुकानें, ख़वातीन ख़रीदार, ख़वातीन जिम चला रही हैं, ख़वातीन रेस्टोरेंट चला रही है, वो भी बंद। उधर भी तालिबान बैठे हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं। फिर वुमेन मिनिस्ट्री पर ताला। तो और उसी के एहतजाज में आखिरी दिन जब हम आ रहे थे तो ख़वातीन बाहर निकली हुई थी। फिर उनके साथ जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा। अच्छा, मैंने उस रात को जब पंशेर फ़तह करने की बातें हो रही थी, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, उसी रात मैं किसी के साथ घर पे थी। उस खातून के साथ मैं जानना चाह रही थी, उन ख़वातीन के साथ, इसीलिए मैं घरों में भी गई कि आप क्या समझती हैं कि ये बदल गए? उन्होंने कहा कि अगर बदल जाते तो ऐसा होता जैसा है। आप कुछ, मैंने कहा तो लोग तो चुप है, वो तो खुश है, बकौल एक तासुर ये जा रहा है, वो तो नहीं निकले। उन्होंने कहा निकलेंगे, ज़रा सब्र तो कर जाए। मुझे लगा पेशावर में नहीं, कहीं बीजिंग में किसी दफ्तर में दाखिल हो रहा हूँ और 2 साल पहले जाना हुआ। इतनी जो इमारत में जो एक सुर्ख रंग गालिब था वो चीन का था, और हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अमजद मलिक साहब जो हर शोबे पे हावी हैं, इस इदारे में हैं, सहावत की दश्त नवर्दी में बरसों गुजारे। और एक इस पूरे रीजन में के हवाले से भी है कि अगर अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ईरान हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, इसका क्या इम्पेक्ट होगा, और लीडरशिप के बारे में भी बहुत सारे सवाल। देखिए बरेली साहब, बड़ी सीधी सी बात है, और आम तौर पे चाहे वो एंकर हैं, चाहे वो तज्ज़ियाकार हैं, चाहे वो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, मैं उनको गलत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करनी है। उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाए। हमें भी बड़ी एहतियात के साथ इस सारी सूरत हाल को सामने रखने की ज़रूरत है। यानी ये सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं कि तालिबान कौन थे, तालिबान किसने बनाए, तालिबान क्यों बनाए गए, हमने जंग में हिस्सा क्यों लिया, अफ़गानिस्तान में जो जंग थी वो किसकी थी, किसने लड़ी, क्यों लड़ी, कौन जीता, कौन हारा। मैं समझता हूँ कि जो हालात थे उनके मुताबिक वो फ़ैसले मुमकिन है बड़ी हद तक दुरुस्त हों। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल अगर आप जानने चाहें तो मैं ये समझता हूँ कि किसी और की जंग में हमें नहीं पड़ने की ज़रूरत थी। हमें अपने मुल्क की हिफाजत करने की ज़रूरत थी, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। और मुझे तो वो दिन याद आते हैं, आज बड़े चहक चहक के सारे वफाकी वज़ीर जब इमरान ख़ान की हिमायत में बयानात दे रहे हैं तो मैं वो कुछ माजी में चला जाता हूँ। और जब जनरल मुशर्रफ ने जो फ़ैसला किया था, और मुझे याद है कि किस तरह से उनके वज़ीर किस तरह से बातें करते थे और किस तरह से अपने सरबराह के फ़ैसले की हिमायत किया करते थे या दिफा किया करते थे। मैं समझता हूँ कि ये पहले भी हम गलती पर थे, अब भी हम गलती पर हैं। हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हमने किस तरफ जाना है। लिहाजा आने वाले दिन मैं समझता हूँ कि शायद हमारे लिए इतने ज़्यादा बेहतर ना हो। अल्लाह करे मेरी बात ये गलत साबित हो, लेकिन जिस भंवर में हम फंस चुके हैं वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ते की तरफ हमें लेके जा रहा है। दोपहर के पहले पहर में
पेशावर आया था और आपको इल्म है कि गो के पेशावर में बैठकर काबुल की तब्दीलियों को मुकम्मल तौर पर देखा और समझा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसकी एक झलक ज़रूर नज़र आती है। ये जो 4 दहाई की जंग हुई है इस खत्ते में, यानी ड्यूरांड के इस तरफ और उस तरफ, उससे सबसे ज़्यादा मुतासर ये पेशावर शहर हुआ है। खुदकश हमलों धमाकों में हज़ारों शहीद हुए, फ़ौजी जवान मारे गए, मईशत तबाह हुई, लेकिन पेशावर में इतनी जान है कि माशाअल्लाह अब तक ज़िंदा है। इमरान यूसुफ़ज़ई के साथ मैंने शुरू किया था। मैंने कहा जैसे कराची में बड़ी जान है, वहाँ भी बड़े मार कुटाई हुई, पेशावर में भी बड़ा वह है हौसला कि उसने महाजरीन को देखा, उसने धमाके देखे, जंगे देखी। समझ संगे खैर दे, क्या ये बकरी आपकी है? हाँ बस आपकी है। हाँ क्या काम करते हो? मैं बकरे का काम करता है। बकरे का काम करते हैं, बकरा को चारा खिला रहे हो? आदमी को भी मिल रहा है खाने का? हाँ मिलेगा। ये पता है ये काबुल में तालिबान आ गया है? हाँ क्या है, कैसे है? बस अच्छा है। कैसे अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है। एक काम अच्छा करते हैं उसका। अच्छा हाँ ये अच्छा, ये अलग है? अफगान तालिब अलग है, पाकिस्तानी तालिब है, पंजाबी अलग, एक ही है? सब तालिब अलग अलग है? नहीं, सारा तालिब एक ही है। या नहीं, पहले तो उन्होंने कहा था ये बम फेंक देता था, धमाके कर देता था, ये कर देता था। ये नए वाले नहीं है? तालिबान नहीं है, वो बार मिल्की आदमी है उसको। हाँ बार मल्क वाला आदमी है। बाहर वाले करते थे, यहाँ वाले नहीं करते थे। मैंने ज़्यादातर लोगों को सुना कि वो कहते हैं कि जी उनकी सिंपैथी है। इसका क्या मजहबी मसला है? ज़ाहिर सी बात है सर, चूँकि ज़ाहिर सी बात है दीन इस्लाम तो मुश्तरका ही है हम सब के अंदर, तो सिंपैथी अगर किसी हवाले से वो है तो उसका एक मेजर पॉइंट यही है। और जहाँ तक पेशावर की बात आपने की, मैं समझता हूँ कि पिछले 30 सालों में इस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो यही शहर है। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ के लोगों ने ना सिर्फ ये कि उनको वेलकम किया, मेज़बानी की, और फिर ज़ाहिर है कि वो सारे माशी मसाइल और सारा बर्डन जो है वो हमने बर्दाश्त। इधर हैं संगे खैर दे, अल्लाह फजल दे। शुक्र। तो पेशावरी है जी। किधर के पेशावरी? इधर का ही पेशावरी। पेशावर वाले क्या पूछते हैं? यहाँ सब होते हैं, मोहम्मद भी होते हैं, यहाँ फला भी होते हैं। पेशावर अब बहुत वास्ट जो हो गया है, उसमें ये है कि बहुत सारी जो सूबे के जो दीगर अजला हैं वहाँ के लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं। यहाँ पर आप भी मेरे ख्याल से कहाँ क्या करते हैं आप? मैं ये मेडिसिन का काम करता हूँ। पढ़ा कहाँ है आप? पढ़ा तो यही है पेशावर में। वाले क्या करते हैं? वो भी ये मेडिसिन के काम करते। ये जो काबुल में अगर कोई तब्दीली आता है, कोई फ़र्क पड़ता है यहाँ से? करज़ई आए, तालिबान आए? हमें तो अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन उस लोगों को तो वैसे भी फ़र्क पड़ा हुआ है। लेकिन इधर तो कुछ नहीं है फ़िलहाल, अभी तक बेहतर है, कोई मसला नहीं है हमें। ये नए तालिबान हैं या पुराने हैं? ये बस वही पुराने हैं, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है अभी। ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है। इस पहले मसला होता था? पहले मसला होता था, अभी नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आ नहीं रहा, ना कोई जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सेट माहौल है, कोई मसला नहीं है हमें। कुछ लोग कहते हैं डॉलर उधर जा रहा था इसलिए यहाँ महंगा हो गया। तो डॉलर तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि आप खुद ही देख के पहले हुकूमतों में क्या थी, अभी क्या है, हमको तो पता है। तो खान साहब से मज़ा नहीं आया? खान साहब ने तो सबको रुलाया है, तो मज़ा क्या आएगा? फिर भी लोगों नहीं वोट देंगे? नहीं, वो लोग तो नहीं देंगे, अगर कोई और देता है वो मसला तो नहीं है। चले जी। तो इमरान यूसुफ़ज़ई के साथ मैंने कहा कि सुबह का आगाज़ किया था सपहर का, और अब शाम के साए ढल रहे हैं। मेरे ख़्याल में एक पहर गुजारने से, एक दिन में ये जानना कि तालिबान की हुकूमत कितनी मुस्तहकम है, मुस्तक़बिल में क्या करेंगे, अगर वो पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके कैसे होंगे, ये समझना मुश्किल है। कुछ आप बिल्कुल वाज़ेह है आपके कोई नक्शा? बिल्कुल सर, मुश्किल भी है, और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए हमें भी, इसलिए कि जो सूरत हाल बनी है, ज़ाहिर सी बात है पूरी एक हुकूमत का बदलना एक मुल्क के अंदर ये कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी हुकूमत का स्टेबल होना, आप देखें कि कोई बंदा अपने घर शिफ्ट करे, किसी दूसरी जगह पर जाए, तो उसको वहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये पूरी एक हुकूमत बदली है, ज़ाहिर सी बात है इनको थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं समझता हूँ कि इस टाइम के लगने के बाद अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल हमारे लिए कितनी बेहतर
बेहतर है या बदतर है या बेहतर है, इसका अंदाज़ा कुछ वक्त के बाद होगा। आइए ज़रा एक नज़र डालते हुए पेशावर पर मैं रुखसत हूँ। ये जनाब एक कहते नहीं BRT उसके स्कैंडल आ रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ अफ़गानिस्तान पर बात होगी, काबुल के तालिबान पर ही बात होगी। और मैंने कहा कि शाम है, बल्कि वो शाम से अब रात में ढल रही है। पेशावर में हस्ब रवायत बड़ी गहमा गहमी है। आप देखें रिक्शा, मोटरसाइकिलें, बड़ा पुरसुकून, बड़ा मुझे तो तारीख़ी तौर पर तो है ही बड़ा शहर, लेकिन मेरे पसंदीदा शहरों में भी है। पेशावर आकर अच्छा लगता है। पेशावर में जा बैठकर आप थोड़ा सा ड्यूरन लाइन के इस तरफ और उस तरफ होने वाली तब्दीलियों को समझ सकते हैं। यहाँ खड़े होकर आप थोड़ा सा काबुल में होने वाली तब्दीलियों को देखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो आम लोग होते हैं, दानिश्वरों की गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन एक आम काबुली क्या, आम पेशावरी क्या कहता है वो भी आपने सुना। तो ढलती हुई शब में अलविदा पेशावर।